नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज ईद भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नवरात्रि भी चल रहा है और क्या चाहिए जीवन में बताइए। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, हेडलाइन शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैसेज करके कि क्या अभी तैयारी करें शुरू, तो हो जाएगा सितंबर तक एग्ज़ाम क्लियर करने पर ज़्यादा ध्यान होता है, रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान होता है, प्रोसेस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को। अगर आपको दिल्ली से पटना जाना है तो सबसे पहले आपको ट्रेन का या हवाई जहाज़ का टिकट लेना पड़ेगा, फिर पूरा यात्रा पूरा करना पड़ेगा, उसके पश्चात आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये प्रोसेस अगर नहीं पूरा करेंगे तो यहाँ पर पहुंचना संभव ही नहीं हो पाएगा। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। पहला प्रोसेस क्या होता है, तैयारी सही से करना, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट उपलब्ध ही नहीं है हुआ है आज तक। कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, इसका मेहनत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। पढ़ना जीएस को पढ़ता है आपको और करंट अफेयर को पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर पीटी के लिए 1 साल का और मेंस के लिए भी 8 से 9 महीना, 10 महीना, 6 महीने से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन रिलेट करके कई बार साल भर के करंट भी पूछ लिए जाते हैं। वैसे 6 महीने का ही करंट आपसे पूछा जाता है मेंस में। रिलेट करके मतलब उदाहरण सहित कई बार पीछे से भी होते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसको आपको सही से फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आपको पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। रिवीजन के लिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, एमसीक्यू करते हैं, उसके पश्चात आप फिर एग्ज़ाम देते हैं, पास होते तब जाकर रिजल्ट आता है। आप पहले ही सोचने लग जाते हैं रिजल्ट का, बाकी पीछे की चीज़ें गई कहाँ, तो हवा में। इसलिए फिर दिक्कत आती है आपको। तो हर चीज़ का जो तरीका होता है ना, एक वे होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, सही तरीके से पहुंचने के लायक बनते हैं। सही बताऊं तो फिर अंत में आपकी किस्मत जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी और उसके पश्चात आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए कोई गारंटी स्कीम नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अप्रैल से भी शुरू कर रहे हैं तो भी आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे सितंबर तक। इस लायक तो हो जाएंगे कि अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और पीटी मेंस क्वालिफाई कर सकें। अगर आपके अंदर लगन होगी तो, नहीं होगी तब तो फिर जय राम जी की। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला हेडलाइन क्या है, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, जॉब इन्फ्लेशन की इशूज इन लोकसभा पोल फाइंड सर्वे। एक सर्वे में ये चीज़ पता चला है कि जॉब और इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन का सामान्य अर्थों में क्या बात हो गया, तो महंगाई। इन्फ्लेशन का अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्या है, महंगाई। जॉब और इन्फ्लेशन जो है सबसे बड़ा इशू है किसमें, तो लोकसभा पोल में। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा इशू है? बिल्कुल इशू है। जनता कई बार चुपचाप देखती रहती है और अंत में अपना फैसला सुना देती है। जो प्राइमरी कंसर्न है उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इस पर भी द हिंदू में आज डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से भारत में अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप भारत में ग्रेजुएट हैं तो आपके अनएम्प्लॉय होने की, बेरोजगार होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने, अगर आप ग्रेजुएट हैं भारत में तो आपके अनएम्प्लॉयड होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की नौकरी आजकल कम लगती है। क्यों इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि ग्रेजुएट लोगों की कम नौकरी लग रही है? कि ग्रेजुएशन जिस चीज़ में किया है वो बाज़ार की मांग नहीं है। आपने जो एजुकेशन या एकेडमिक जो कैरियर है आपका, वो बाज़ार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ा है, जबकि मार्केट को चाहिए भाई कोडिंग करने वाले, वीडियो एडिट करने वाले, न्यूज़ एंकर चाहिए या फिर किसी और चीज़ के तरह के लोग चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यानी एकेडमी को हम अभी भी मार्केट से लिंक नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमारे देश में क्या है, पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी ज़्यादा है। ILO का रिपोर्ट है ये, किसी का इधर उधर का रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत में अगर आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बेरोजगार होने की संभावना आपकी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये कुछ कंसर्न है जो लोकसभा पोल में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि CSDS लोक नीति
प्री पोल सर्वे में बताया गया है कि किस प्रकार से इस बार का मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। लोग चुपचाप से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को और फिर वोट करेंगे। 2024 जनरल इलेक्शन में इस बार ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। नियरली 2/3 ऑफ दोज सर्वे 62% अक्रॉस लोकेलिटी विद द हाइएस्ट अमंग सिटीज 65% एक्सप्रेस दैट गेटिंग जॉब हैड बिकम मोर डिफिकल्ट। 65% लोगों ने बोला है शहरी एरिया में, और ओवरऑल जो आपका सर्वे किया गया है उसे 62% लोगों ने बोला है कि जॉब पाना बेहद मुश्किल काम हो गया है आज के भारत में। ये चीज़ बोला गया है। इसका एक कारण भी मैंने आपको बताया है। क्या कारण बताया है कि जो बच्चे पढ़ाई जिस चीज़ सब्जेक्ट का कर रहे हैं, जिस स्ट्रीम के में कर रहे हैं, मार्केट की डिमांड वो नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों में बेरोज़गारी ज़्यादा देखी जा रही है। छपरी पने में रोज़गार मिल जाता है आजकल। नाच गा लो, चाय बेच लो, क्या बोलते हैं, पानी पूरी बेच लो, बड़ा पाव बेच लो, तो फिर उसमें रोज़गार हो जाता है आपका। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि जो सर्वे किया गया उसमें से 12% लोगों ने बोला कि जॉब पाना आसान है। 12% मात्र लोगों ने बोला है। उसके अलावा मुस्लिम में 67%, जो मुस्लिम आबादी है उसमें से 67% ने बोला कि जॉब पाना बहुत ही कठिन है। हिंदू जो हैं, हिंदू कम्युनिटी है जो, उसमें बैकवर्ड क्लास के अधिकांश लोगों ने बोला कि जॉब पाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है। उसके अलावा मुस्लिम्स ने भी बोला। ये आपको जाति और धर्म के आधार पर मैं नहीं बता रहा हूँ। दरअसल में जब इस तरह का सर्वे किया जाता है तो ये देखा जाता है किस कम्युनिटी में किस प्रकार के लोगों के पास में स्किल आया है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस का आधार पर एक सर्वे किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस कम्युनिटी का थॉट प्रोसेस है, क्या वो आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है। मुस्लिम में 67% लोगों ने क्यों बोला है भाई, क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन का इनमें अभी भी फैलाव कम है, एजुकेशन कम है, स्किल कम है, गरीबी ज़्यादा है। तो ये क्या है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा आपको दिखेगा जॉब पाना दिक्कत। ओके, इसी तरह से जॉब के अलावा बाकी अलग अलग जो महंगाई पर भी अलग अलग ओपिनियन दिया गया, जिसमें 71% लोगों ने ओवरऑल ये माना है कि प्राइस में इंक्रीज़ देखने को हमें मिल रहा है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे कहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। एग्ज़ाम में सर्वे से नहीं पूछा जाता है। दरअसल में आप इसका उपयोग करेंगे आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में इसका उपयोग करेंगे। सर्वे का जो आंकड़ा होता है इन सब का उपयोग आंसर राइटिंग में ही किया जाता है। चलते हैं आज के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कल के द हिंदू में आया था, जिसमें आर्मी में, इंडियन आर्मी में हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी जो है वो पूरे वर्ष को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के वर्ष के तौर पर मना रही है। इंडियन आर्मी यही पूछ लेगा आपसे किस तरह का वर्ष मना रही है इंडियन आर्मी, पीटी में पूछ सकता है। तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, क्या कंसर्न है भाई कि दुनिया अब कहाँ चली गई है। अब दुनिया युद्ध के मैदान से अलग तरह के मैदान में जा रही है, जहाँ पर अलग मैदानों में युद्ध होंगे, जहाँ पर साइबर वॉरफेयर की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर घर से बैठे बैठे कोई भी युद्ध लड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं जरा और डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। लेकिन एक फेस्टिवल का थोड़ा सा फोटो देख लीजिए। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर, तो केरल। तिरुवनंतपुरम का मतलब भगवान विष्णु का शहर। तिरुवनंतपुरम में ये उत्सव मनाया जा रहा है जिसका क्या नाम है, गरुडन थोक्कम। इसका ज़रूर नाम ध्यान में रखिएगा, गरुडन थोक्कम इस त्यौहार है मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर, तो केरल राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बड़े स्तर पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो गरुडन थोक्कम फेस्टिवल है ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका केरल राज्य से संबंधित है। सरकरा देवी टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, वहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। बस इस फेस्टिवल का नाम ध्यान में रख लीजिएगा। जब इस तरह के फ़ोटो वोटो आते हैं तो उसको एक बार देख लेंगे ना। कई बार मैचिंग में पूछ लेता है कि ये फेस्टिवल किस राज्य से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर आपको सहूलियत होगी एलिमिनेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल आज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है ये द हिंदू में आया था 9 तारीख को प्रकाशित, मार्चिंग अहेड विद टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ये भारतीय सेना में किस प्रकार से तकनीक को अपनाया जा रहा है उसी पर आधारित ये लेख है। अब देखिए यहाँ पर पहला लाइन जो है ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय सेना वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष यानी कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन यानी कि तकनीक को अपनाने वाला वर्ष के तौर पर मना रही है। अवशोषण शब्द बड़ा ही गलत लिखा है इन्होंने, लेकिन इसका सामान्य रूप से अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। सैन्य भाषा में अवशोषण एब्जॉर्प्शन का तात्पर्य मौजूदा संरचनाओं, जिन्हें विरासत प्रणाली लेगेसी सिस्टम कहा जाता है, में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण शामिल करना, उनको इस हिसाब से अनुकूलन करना, एकीकरण करना, एक्विजिशन, एडॉप्टेशन एंड इंटीग्रेशन से संबंधित है।
थीम का चयन स्वयं को रूपांतरित करने के प्रौद्योगिकी अवशोषण पर सेना के दृढ़ फोकस को रेखांकित करता है कि किस प्रकार से भारतीय सेना तकनीक पर अब ध्यान दे रही है। देखिए दरअसल बात क्या है, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जितने भी आपने इतिहास पढ़े हैं, क्या इतिहास रटना और पढ़ना में फ़र्क होता है। युद्ध जब भी हुआ है तो वही जीता है जिसने क्या किया, जिसने रफ्तार और धार पर अपनी पकड़ मजबूत की है। याद कीजिए मगध साम्राज्य का दौर जिसमें उसने रथ पर तलवार लगाया था और जीत लिया था युद्ध। मौर्यों का दौर से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, अलग अलग तकनीक होते थे युद्ध के लड़ने के हमेशा। जो भारत बाहरी आक्रमण हुए तो उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े और बूट वाले जूते जो थे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। इसी प्रकार से और आगे चलकर जो राजपूत हैं उन्होंने दुर्ग बनाकर युद्ध लड़ना शुरू किया, तो उस दुर्ग को कमज़ोर करने के लिए अलग रणनीति आई। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको रणनीति दिखती होगी। फिर ब्रिटिशर्स आए भारत में, उनके पास भी हमसे उन्नत हथियार थे, इसलिए हम वहाँ पर हार गए। उसके पश्चात क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने सोचा कि हमारी सेना को अब मॉडर्न करना चाहिए। आप युद्ध केवल सैन्य बल से नहीं जीतते हैं, बल्कि सैन्य बल के हाथों में कौन सा हथियार है इससे जीतते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपके विरोधी के पास में अगर आपसे अच्छी हथियार है तो नो मैटर आप संख्या में कितनी भी ज़्यादा हैं, कोई मायने नहीं रखता है आज के दौर में। आज का दौर ऐसा ही है और ये हमेशा से ही रहा। जिसके पास जितने उन्नत हथियार वो उतना आगे। उन्नत हथियार कैसे होता है, तो तकनीक की मदद से होता है। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगा, दो तरह से आ सकता है। पहला हो सकता है कि हम खुद से डेवलप करें, यानी कि इंडिजिनस, आत्मनिर्भर। दूसरा हो सकता है कि हम बाहर से खरीद कर लाएं, जैसे S24 हम बाहर से खरीद कर लाए हैं, जैसे तेजस हमने खुद से बनाया है। तो ये दोनों अलग अलग तकनीक हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपने सेना में नए युग के हिसाब से परिवर्तन करें तकनीकों को, उसी को लेकर ये आर्टिकल है डिटेल में। देखिए अगला क्या, अगला इन्होंने यही कंसर्न जाहिर किया है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्य अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यूक्रेन अभी अगर रूस से हार रहा है तो उसमें सबसे बड़ा क्या कारण है, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियार सप्लायर जो उसको हथियार सप्लाई करते थे, उन्होंने धीरे धीरे करके यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना कम कर दिया है। तो यूक्रेन आत्मबल रहते हुए भी कोई बल उसके काम नहीं आने वाला, क्योंकि हथियार के सामने कोई आत्मबल काम नहीं आता गुरु। अगर रूस के पास उन्नत हथियार है, यूक्रेन के पास नहीं है, तो यूक्रेन का हारना तय होगा। वहाँ पर कोई और इफ़ और लेकिन किंतु परंतु का जगह ही नहीं होता है। तो हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है, हमें अगर मजबूत बनना है, तो अपनी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का यह अवशोषण मुख्य रूप से विघटनकारी प्रौद्योगिकी, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के संदर्भ में होगा, जिसमें AI, ड्रोन जैसी स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ, सेंसर, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली शामिल है। अमेरिका और चीन सहित कई देशों ने DT यानी कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भविष्य में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और संलग्नता अनिवार्य रूप से इस बात से तय होगी कि किस राष्ट्र के पास इन प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की कितनी क्षमता है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम सबसे पहले बना लिया। एक एटम बम ने पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक दिया। कई सारे लोग एटम बम के पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता तो जितने लोग एटम बम के ब्लास्ट के कारण से मरे, उससे ज़्यादा लोग और मरते युद्ध के विभीषिका में। वो तकनीक का ही बोलबाला था, जिसके बदौलत अमेरिका ने फिर पूरे दुनिया को एक ध्रुवीय में बदल कर रख दिया। तो उस तकनीक को अगर आप हासिल नहीं करेंगे, बढ़त हासिल नहीं करेंगे, तो आपको फिर पीछे रहना पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र में विघटनकारी प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलू कौन कौन से। अब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी किसको कहा जाता है, ये उस तरह की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जो मौजूदा तकनीक को बिल्कुल ही बदल कर रख देगी। अब जो मान लीजिए पहले के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हथियार यूज किए गए और आज जो हथियार यूज किया, तो उसमें क्या क्या अलग होता है। ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सेंसर होता है, सटीकता ज़्यादा होती है, थोड़े से खतरनाक ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया, उसका इंक्लूजन किया गया वेपन्स के साथ में, तभी जाके आपको इस तरह का वेपन दिखता है। पारंपरिक अभ्यासों को नया आकार प्रदान कर देगा ये नया टेक्नोलॉजी, जिसमें AI, सेंसर्स ये सब शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र विघटनकारी प्रौद्योगिकी में युद्ध को व्यापक रूप से बदल देने, सैन्य क्षमता को पुनर्परिभाषित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता को रूपांतरित देने की क्षमता होगी। विशेषतः गेम चेंजिंग प्रभाव, DT युद्ध क्षेत्र में शक्ति संतुलन को उल्लेखनीय रूप से बदल सकने की क्षमता भी रखते हैं।
द्रुत प्रगति यानी कि तेजी से अटैक करना। ये प्रायः एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, नैनो तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्रुत प्रगति से उभरते हैं, जिससे सैन्य क्षमताओं में तेजी से सुधार होता है। और सैन्य क्षमताओं में जितना आप सुधार करते जाएंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे। शक्ति का संतुलन का सिद्धांत आपने पढ़ा है, आईआर में पढ़ना होता है ये टॉपिक, शक्ति का संतुलन, जिसमें भारत अगर ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए क्या है, तो पाकिस्तान के लिए खतरे का संकेत होगा। चीन अगर ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो भारत के लिए क्या होगा, तो खतरे का संकेत होगा। इसीलिए आप आए दिन न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि शक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है, भारत बहुत तेज़ी से उभर रहा है, पाकिस्तान जो है उसकी हालत सही नहीं हो रही है। तो ये शक्ति का संतुलन बिगड़ता है। पश्चिमी देश और अमेरिका जैसे देश हमेशा इसीलिए कोशिश करते हैं पाकिस्तान को भी खूब बड़ी मात्रा में हथियार दिया जाए ताकि एक शक्ति का संतुलन बना हुआ रहे। और अमेरिका जो है वो भारत को क्यों सपोर्ट करता है ज़्यादा, क्योंकि चीन का जो शक्ति का असंतुलन पैदा हो रहा है चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, इसीलिए भारत को सपोर्ट करते हैं कि भारत जो है वो इस क्षेत्र में चीन और भारत के बीच शक्ति का संतुलन कायम कर पाएंगे। तो तकनीक जब ज़्यादा हो जाएगा, तकनीक में जब उन्नत हो जाएंगे तो शक्ति के संतुलन का सिद्धांत जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। विघटनकारी प्रौद्योगिकी के उदाहरण कौन से होते हैं? मानव रहित हवाई वाहन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, ये सैन्य टोही विमान होते हैं। ये एक उदाहरण है आपका डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का। साइबर युद्ध जो होता है, साइबर युद्ध में शक्तियों के प्रणालियों का आधारभूत संरचना को बाधित करना। जैसे मान लीजिए पूरे दिल्ली शहर का क्या हो, साइबर अटैक करके दिल्ली शहर का पूरा बिजली काट दिया जाए। आपको ये लग रहा होगा कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, याद कीजिए 2021 ईस्वी में मुंबई के जो बिजली विभाग हैं, मुंबई में जो बिजली सप्लाई करता है उस पर साइबर अटैक हुआ था। मुंबई के लोकल ट्रेन तक बंद हो गए थे। पहली बार ही ऐसी घटना हुई अपने देश में। तो क्या है कि ये साइबर वॉरफेयर का एक उदाहरण हो सकता है, जिसमें देश के रिजर्व पर, करेंसी रिजर्व पर, देश के सेंट्रल बैंक पर, देश के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी फर्म पर, रक्षा चीज़ों पर, संचार तकनीक पर, इन सभी चीज़ों पर साइबर अटैक किए जाते हैं सुनियोजित तरीके से, जिससे क्या हो, उस देश को अपंग बना दिया जाए। अब अगर आपका टीवी चलना बंद हो जाए, इंटरनेट चलना बंद हो जाए पूरे देश में, तो आप तो आधा अपंग तो वैसे ही हो गए, क्योंकि जनता सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि उसको इन्हीं सब चीज़ों ने तो बांध रखा है। ये उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। ये किसका उदाहरण होते हैं? नए युग के तकनीक का उदाहरण है। अगला है इसमें हाइपरसोनिक हथियार। हाइपरसोनिक हथियार भी ये युद्ध के मैदान को बिल्कुल ही बदल कर रख देंगे। सैन्य अभियानों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्नत स्थिति जन जागरूकता होना चाहिए। उन्नत सेंसर, डेटा एनालिटिक्स, एआई जैसे विघटनकारी प्रौद्योगिकियां सेना की स्थिति जन जागरूकता में सुधार करती हैं, जिससे सैन्य कमांडरों को वास्तविक समय में सूचित निर्णय लेने, गतिशील युद्ध दशाओं को अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अगला क्या है? ऐसी तकनीक जो सटीकता को सुनिश्चित करती है, जो कहीं पर भी सटीकता को सुनिश्चित करती है कि अगर कोई चीज़ हमने फायर किया है तो वो बिल्कुल सटीकता के साथ अपना काम करेगी। इस तरह के तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। असममित युद्ध, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां छोटे लेकिन प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत सैन्य बलों को साइबर हमले, ड्रोन स्वार्म, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सहित विभिन्न असममित युद्ध रणनीतियों के माध्यम से पारंपरिक सैन्य शक्तियों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। छोटे से छोटे सैन्य ताकत वाला देश भी इन सब तकनीकों के माध्यम से बड़े देशों को क्या कर सकता है, तो चुनौती दे सकता है। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकता क्या है? तो भारत ने बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान दिया है, जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बी, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, मुख्य युद्धक टैंक, आईसीबीएम और एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का डिजाइन किया है। ये सब हमने अपने देश में काम किया है, जिससे हम क्या हों, आत्मनिर्भर हों। ऐसी उच्च स्तरीय क्षमता प्रदर्शन के बावजूद रक्षा अधिग्रहण का बजट का 50% अधिक प्रत्यक्ष रूप से आयात की ओर जाता है। हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 50% अभी भी हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। अभी भी हमारा एक टांग लंगड़ा है, तो उसको हमें सही करना पड़ेगा। अन्य 50% जो भारतीय विक्रेताओं को जाता है, में से 60% हथियार प्रणाली में आयातित घटकों के प्रयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जाता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में शुरू किया गया था। देखिए, इन्होंने ये भी बोला है कि मान लीजिए 50% जो हम देश में बना भी लेते हैं, उस बनाने के लिए जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो हमें विदेश से लाने पड़ते हैं, जिससे फिर से हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। मान लीजिए हमने एक हवाई जहाज़ बनाया, लेकिन उसका इंजन हम जर्मनी से खरीद कर ला रहे हैं। जर्मनी कल को बोल दे कि हम आपको इंजन नहीं देंगे, तो आप क्या कर लोगे बताइए? फिर आपका पूरा काम ठप पड़ जाएगा। यह यात्रा सेल्फ सफिशिएंट से सेल्फ रिलायंट फिर को प्रोडक्शन से, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से मेक इन इंडिया की ओर आगे बढ़ते हुए अंततः आत्मनिर्भर भारत तक पहुंची है, और हम सही से काम भी इस दिशा में कर रहे हैं। डीएपी 2020 में लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि हम बहुत सारे उत्पाद अब देश में ही बनाएंगे, बाहर से इंपोर्ट लगभग बंद करने जा रहे हैं।
50% स्वदेशी सामग्री निर्धारित की गई थी कि हम जितना भी सामग्री का उपयोग करते हैं उसमें 50% हम कम से कम इस देश में बनाएंगे। ये डीएपी कब अपनाया गया था? 2020 में अपनाया गया था। और 5000 वस्तुओं की सूची भी जारी कर दी गई थी, आपको पता होगा। ये अगला है आपका कि इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय किसी उत्पाद को भारतीय के रूप में वर्गीकृत करने और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए विक्रेता और उसके हथियार प्रणाली को निम्नलिखित में से एक सभी सतह पूरी करनी होगी। प्रोडक्शन लाइन भारत में स्थापित हो। मेक इन इंडिया के तहत कोई वस्तु भारतीय होगा या गैर भारतीय होगा। भारत बनाए लेकिन फिर भी गैर भारतीय हो सकता है, कैसे वो बताया गया यहाँ पर। प्रौद्योगिकी का स्वामित्व एक भारतीय फर्म के पास हो, भारतीयों के लिए रोजगार सृजन किया जाता हो, करों का भुगतान भारत सरकार को किया जाता हो। ये सब चीज़ें अगर हो रही तो मेक इन इंडिया के तहत तो भारतीय कंपनी है वो। भारतीय वर्गीकरण से खरीद की प्राथमिकता इस तरह से हो सकती है: भारत में अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित, या भारत विकसित और विनिर्मित। इस तरह की चीज़ों को खरीदने पर जोर, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया है, उसी के तहत हमने सब कैटेगराइज कर दिया है कुछ चीज़ों को। हम किससे खरीदेंगे, किससे कम खरीदेंगे, कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन शामिल नहीं हो सकता, यही वो चीज़ें हैं। मोटा मोटी बात कहने की ये है कि हमने भारत में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की भरपूर कोशिश की है और उसका हमें परिणाम भी मिल रहा है। अगला देख, गैर भारतीय कौन होंगे? जो उपकरण मेक इन इंडिया के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूरा नहीं करते उन्हें गैर भारतीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जहां न तो प्रौद्योगिकी भारत में आती है, न ही विनिर्माण लाइन भारत में स्थापित की जाती है, उसको हम लोग गैर भारतीय कहते हैं। अगला आपको मैं दिखा देता हूँ कि डिफेंस एक्सपोर्ट किस प्रकार से हमारा बढ़ा है। 2016-17 में 1521 करोड़ का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, अब ये बढ़कर लगभग 15,920 करोड़ का लगभग में हो गया है। 32 गुना ज़्यादा करीब में हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ये अगर पूछता है आपसे तो वहाँ पर कर देंगे क्यों किया है, क्यों हमने इतना अच्छा परिणाम इसमें हासिल किया है, क्योंकि हम लगातार इस क्षेत्र में क्या करते आ रहे हैं, तो मेहनत करते आ रहे हैं, जिसके कारण से हमें ये परिणाम देखने को मिला है। अगला है कि कुछ चुनौतियों की बात हम लोग करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियों की हमने बात कर ली कि भाई क्या क्या हमने किया है, कुछ चुनौतियों को समझिए, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। अनुसंधान एवं विकास व्यय को निम्न स्तर। अपने देश में अनुसंधान और विकास पर अभी भी बहुत कम खर्च किया जाता है। मात्र जीडीपी का 0.8% हम लोग खर्च करते हैं, जबकि बाकी देश जैसे यूएसए है, ये अपने रिसर्च डेवलपमेंट पर 2.8% खर्च करता है, जबकि यूएसए की इकॉनमी लगभग 21 ट्रिलियन के आसपास में है। 21 से 22 ट्रिलियन के आसपास में अमेरिका की इकॉनमी है, उसका 2.5 से 3% वो खर्चा करता है। समझ सकते हैं आप। प्रति मिलियन जनसंख्या पर 4,231 शोध करता है। वही चीन भी अपने जीडीपी का 2% के करीब में खर्च करता है। इजराइल तो करीब में 4.5% के आसपास में खर्च करता है, 5% के आसपास में खर्च करता है। अप्रभावी प्रासंगिकता और प्रौद्योगिकी गहराई। विक्रेता डीएपी 2020 के तहत ऐसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश कर सकता है जो खरीदे जाने वाले उत्पाद या प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, यानी कि अभी भी हमारी थोड़ी बहुत निर्भरता बनी ही हुई है विदेशी चीज़ों पर। लाइसेंसिंग संबंधी मुद्दे भारत में बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जिसके कारण से भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही या किसी भी तहत भी रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ों का उत्पादन करना काफ़ी कठिन माना जाता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी कई क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्ता पेटेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि का हवाला देते हुए अपनी प्रौद्योगिकी सौंपने को तैयार नहीं होते हैं। इसके लिए भारी कीमतें तय कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी जहाँ आपूर्तिकर्ता एक कीमत पर प्रौद्योगिकी बेचने को तैयार होते हैं, उनकी संबंधित सरकार या अपने संबंधित निर्यात नियंत्रण शासन के तहत इसकी अनुमति नहीं देती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है ए, हमने इससे डील किया कि आप हमें तकनीक बेच दो, लेकिन अमेरिका की सरकार ने अगर इस कंपनी को मना कर दिया तो ये कंपनी तकनीक हमें नहीं बेच सकती है। गुणक कारक के निर्धारण के संबंध में चिंताएं हैं। चूंकि प्रौद्योगिकी अवशोषण ऑफसेट समझौतों का एक प्रमुख घटक बन जाता है, इसलिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने के इच्छुक विदेशी आपूर्तिकर्ता को बढ़ावा देने, प्रेरित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त गुणक कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। बात कहने की केवल ये है ना कि हमें आत्मनिर्भर भारत को अगर आगे बढ़ाना है ना, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एकेडमी से लेकर और प्रोडक्शन तक, एकेडमी यानी कि स्कूल कॉलेज से लेकर और फैक्ट्रियों तक, उत्पादन तक, हमें दोनों जगह पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम प्रोडक्शन तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक हमारा एकेडमिक अच्छा नहीं होगा। जब हमारे देश के बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि डिफेंस में हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, तब तक हमारा आगे का काम नहीं हो सकता है। तो ये बस ध्यान में रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको समझाया है। बहुत ही शानदार और डिटेल आर्टिकल आया हुआ था ये। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि एक सर्वे है, द हिंदू में था, जिसे बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है, तो करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब बताइए, भारत सरकार, राज्य सरकारें करप्शन ख़त्म करने का दावा करती रहती हैं, लेकिन करप्शन न हो गया तो बढ़ती ही जाती है, कभी कम होता ही नहीं है। दरअसल में सर्वे किस तरह से किया गया मैं ज़रा बता देता हूँ, फिर हम लोग करप्शन इंडेक्स को ज़रा समझेंगे और उसका आप लोग यूज भी करेंगे। पीटी मेंस सभी जगहों पर पूछा जाता है।
ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ करेक्शन इंक्रीज हुआ है। ये 2019 पोल से पहले मात्र 40% लोगों ने बोला था कि इंक्रीज हुआ है, अभी 55% लोगों ने बोला है कि इंक्रीज हो गया है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है देश में, ऐसा लोगों का मानना है। और डिक्रीज हुआ है ये 19 लोगों ने अभी बोला है, और 19 पोल के पहले क्या बोला था, तो 37 लोगों ने बोला था कि डिक्रीज हुआ है। यानी कि इससे पहले की जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। पिछले 5 साल में इन्होंने लोगों ने भरोसा कम कर दिया है। बोला है कि जो करप्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, और करप्शन के ही मुद्दे पर सारे सरकारें आजकल खेलती रहती हैं। अगला देखिए क्या है, लोकेलिटी के हिसाब से इन्होंने पूछा। विलेज एरिया में 55% लोगों ने बोला है कि करप्शन बढ़ गया है, टाउन में 53%, सिटी में 57% लोगों ने बोला है कि करप्शन बढ़ गया है। डिक्रीज तीनों जगह 19% लोग ही हैं, और सेम जो रहा है उन्होंने 18, 23 और 16 मध्यम मार्ग की प्रतिपदा होती है, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिंदा लाश होते हैं इस तरह के लोग, जिनके कोई परसेप्शन नहीं होता। परसेप्शन ज़रूर होना चाहिए, जिंदा है तो बोलते हैं लोग। चलिए देखते हैं, ये तो सर्वे हो गया। सर्वे से आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा, अगर आप सर्वे का उपयोग कर ले तो अलग चीज़ है। मुख्य रूप से एक रिपोर्ट है जो मुझे आपको बताना है। कुछ दिन पहले ही वो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, और उस रिपोर्ट से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। उसकी रैंकिंग से जुड़े हुए सवाल पीटी में पूछा जाता है, और उसको डिटेल में आपको मेंस में रेफरेंस देकर लिख सकते हैं। देखिए क्या है वो रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ये संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा जारी किया गया था। कौन सा रिपोर्ट, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया था। रिपोर्ट जारी किया था, फरवरी महीने में ही जारी किया गया है। भ्रष्टाचार का समाधान करें बहुत कम अथवा कोई प्रगति नहीं की है। इन्होंने बोला कि दुनिया ने कोई प्रगति नहीं की है, भ्रष्टाचार बना ही हुआ है अभी तक। सीपीआई विश्व भर के 180 देशों 180 देश, पीटी फैक्ट याद करते जाइए, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमति स्तर के आधारित पर 0 अत्यधिक भ्रष्ट, 0 जो सबसे भ्रष्ट है, और 100 भ्रष्टाचार मुक्त के पैमाने पर स्कोर करता है। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड में दिखेंगे वहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा है, रूस, उसके पश्चात से आपको अलग अलग जो देश दिख रहे हैं ये सब देश देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये सब देश आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सबसे कम भ्रष्टाचार आपको यहाँ पर दिखेगा बिल्कुल लाइट कलर में। उसके बाद से ये दिखेगा, अमेरिका दिखेगा, ये यूरोप के पूर्वी यूरोप की कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दिख सकता है, जापान दिख सकता है, जहाँ पर दक्षिण कोरिया भ्रष्टाचार जहाँ पर कम है, कंपेयर हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा है। भ्रष्टाचार सभी जगहों पर है, कहीं पर कम है, यहाँ पर आपको दिख सकता है कम है। अफ्रीका और एशिया की हालत जरा गौर से देखिए, बीच में आपको सऊदी अरेबिया में कम भ्रष्टाचार दिख सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, अगला देखिए रिपोर्ट में क्या सब कहा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन, जर्मनी में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार रोधी उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का समाधान करना और उसके रोकथाम के लिए कार्रवाई करवाना। इसके नाम से उल्लेखनीय प्रकाशनों में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स शामिल है। ये सारे के सारे रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की मुख्य विशेषताएं, तो विश्व भर में 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम रहा है, यानी कि 2/3 जो देश हैं वो भ्रष्ट से देश में आते हैं, जो दृढ़ता से इंगित करता है कि उन्हें भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। वैश्विक औसत स्कोर 43 पर रहा है, दुनिया भर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सीपीआई 2023 की वैश्विक विशेषताएं, शीर्ष 3 देश हैं। डेनमार्क 90 स्कोर के साथ निरंतर 6ठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर है। एक बार एक रिपोर्ट देख रहा था मैं एबीपी न्यूज़ पर, पहले नीलेश मिश्रा रामराज लेकर आते थे, बहुत पहले की बात है ये, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, राम राज्य करके उनका बड़ा ही फेमस सीरीज़ था। जैसे एबीपी का एक और फेमस सीरीज़ है प्रधानमंत्री, ज़रूर देखिएगा। आज़ाद भारत की अगर आपको राजनीति समझनी हो, मस्ट वॉच सीरीज़ में से एक है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। एबीपी न्यूज़ का था, पहले न्यूज़ अच्छे हुआ करते थे गुरु, अब तो खैर बात ही अलग है। लेकिन उसमें इन्होंने बताया था कि डेनमार्क, स्वीडन जैसे देश है जहाँ पर लोग करप्शन शब्द भी नहीं कई बार समझ पाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक बुके देना, एक फ्लावर का गुच्छा देना किसी को, ये भी भ्रष्टाचार में वहाँ पर आ जाता है, लोग नहीं स्वीकार करते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसी देश में कुछ, इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस तरह के हाई पैरामीटर पर भी अपने आप को स्वच्छ रखा हुआ है। ठीक है, तो उनकी स्थिति आप बाकी सभी रैंकिंग में भी देख सकते हैं। जनता भ्रष्ट होती तभी सरकार भ्रष्ट होती, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सरकार जब भ्रष्ट होती है तो जनता को और भ्रष्ट बना देती है। ठीक है, फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः 87 और 50वें स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर हैं। पहले पर कौन हो गया, डेनमार्क हो गया, दूसरे में फिनलैंड और न्यूजीलैंड हो गया।
सुव्यवस्थित रूप से संचालित न्यायिक प्रणालियों के कारण ये देश विधि सम्मत शासन सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी शीर्ष देशों में शामिल हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी ये सारे के सारे टॉप पर हैं। निम्न में सोमालिया आपको दिखेगा अफ्रीका का हॉर्न पर, वेनेजुएला ये दक्षिण अफ्रीका में दिखेगा, सीरिया ये मिडिल ईस्ट में है, दक्षिण सूडान ये अफ्रीका में है। इनके स्कोर क्रमशः 11, 13, 13 के साथ सबसे नीचे रहे हैं। ये सभी देश लंबे समय से संकटों, अधिकतर सशस्त्र संघर्षों, गृह युद्ध वगैरह से प्रभावित रहे हैं। भारत का स्कोर क्या है? CPI 2023 में 180 देशों में भारत 93वें स्थान पर है। हम 180 देशों में 93 रैंक पर बैठे हुए हैं, जो कि स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब हमारे सरकारें भगवान राम के नाम पर वोट मांगती हैं तो उनको कम से कम राम के नाम पर भ्रष्टाचार तो कम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे वो। 2023 से भारत का कुल स्कोर 39 था, जो वर्ष 2022 में 40 से कम है। सोचिए कितना कम हमारा स्कोर है गुरु। 39 हमारा स्कोर है। 2022 से भारत 85वें स्थान पर था और अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम 93 रैंक पर हैं। यानी कि हमारा जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि भारत जो है, इंडिया सेंड न्यू डिफेंस अटैचेज टू सेवरल मिशन इन अफ्रीका। अलग अलग जो भारत सरकार का मिशन है, मिशन क्या होता है? हाई कमीशन, जो हमारा दूतावास है, सामान्य भाषा में अगर समझेंगे एम्बेसी है, वहाँ पर अभी देखिए इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ पर हम क्या भेजने वाले? डिफेंस अटैचे भेजने वाले, जिसको DA कहा जाता है। अब ये क्या बोला है भाई? तो दरअसल में हर देश का जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा दूतावास कनाडा में स्थित है, तो कनाडा में हमारे राजदूत रहेंगे। उसके साथ साथ मान लीजिए अगर हमारा डिफेंस अटैचे वहाँ पर है, डिफेंस का एक व्यक्ति होता है जो उस देश के साथ में डिफेंस कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से काम करता है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं मूल रूप से रक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। रक्षा क्षेत्र में कुछ खरीद बिक्री हो या कॉपरेशन बढ़ाना हो, समझौतों को बढ़ाना हो, रक्षा सुरक्षा को लेकर समान चिंताएं हों, उस चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं? डिफेंस अटैचे को एक मिशन में परमानेंट रूप से रखते हैं और वो उन मुद्दों पर मुख्य रूप से फोकस करके काम करता है। तब भारत सरकार ने बोला है कि हम अफ्रीका का अलग अलग जो देश है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उनमें हम अपना डिफेंस अटैचे भेजने जा रहे हैं। अब वहाँ पर हम डिफेंस अटैचे को भेजेंगे, जिनमें कौन कौन से देश शुरुआत में शामिल हैं। तो यहाँ पर देख सकता है मोजाम्बिक, इथोपिया, जिबूती और आइवरी कोस्ट। ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर हम अपने डिफेंस अटैचे को भेज रहे हैं। और वहाँ पर वो क्या करेंगे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ में आने वाले समय में हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कंसर्न एक हो गया है। कौन से कंसर्न एक हो गया है? तो इंडो पैसिफिक में, रेड सी में, उसके अलावा इंडियन ओशियन और यूरेशियाई के क्षेत्रों में हमारा जो कंसर्न है वो बढ़ता जा रहा है डिफेंस को लेकर। रेड सी का भी आपको हाल फिलहाल के हूतियों का आपको अटैक पता ही होगा। अफ्रीका में भी आए दिनों अटैक होते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमें अपना डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है। यूरेशियाई क्षेत्र में हमें अपना डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है। इसलिए आने वाले समय में हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने DA को हर मिशन के साथ अटैच करेंगे। धीरे धीरे करके कॉन्टिनेंट के सभी देशों के साथ में, सभी देशों के दूतावास में शुरुआत हमने कुछ देशों से की है। वहाँ पर एक डिफेंस कॉपरेशन से संबंधित एक व्यक्ति होगा जो केवल उसी के लिए काम करेगा। इतना बस आप ध्यान में रखिएगा। मैं देशों का लोकेशन बताऊंगा, उनका नाम बता दूंगा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर हमने किया है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि चेक रिपब्लिक जो है करेंटली वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अफ्रीका के अलावा पोलैंड में भी हम क्या भेजने वाले हैं? तो डिफेंस अटैचे भेजने वाले। यूरेशियाई देश में आएगा पोलैंड। पोलैंड यूरोप और एशिया के संगम के आसपास में आपको देश दिखेगा। उसके अलावा वर्तमान में हम लोग UK, रसिया, आर्मेनिया, उसके अलावा फिलीपींस, इन सभी देशों में भी डिफेंस अटैचे को हम भेज रहे हैं और वहाँ पर काम पहले से भी कई सारे देशों में कर रहे थे। तो डिफेंस अटैचे का तात्पर्य यही होता है कि एम्बेसी जो होता है, एम्बेसी मूल रूप से भारत के संबंध किसी देश के साथ प्रगाढ़ करते हैं और उस देश के साथ अगर हमें डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना है तो हम एक डिफेंस अटैचे वहाँ पर परमानेंट कर देते हैं और जो क्या करता है, जो वहाँ के देश के साथ हमारे रक्षा संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करता रहता है। अफ्रीका का मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा, अफ्रीका का मैप देखने के पश्चात आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अफ्रीका का ये मैप है, पूरा का पूरा मैप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर है मोजाम्बिक में हम भेजेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख सकता है सोमालिया है, इथियोपिया है, केनिया है, तंजानिया है। यहाँ पर आइवरी कोस्ट दिखेगा आपको, कोट द आइवरी है, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इन सभी देशों के साथ हम कॉपरेशन बढ़ाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बार रेड सी के आसपास जितने देश हैं वो आपको याद होने चाहिए।
अगर याद हो तो बताइएगा ज़रूर। रेड सी के आसपास का देश, अफ्रीका में मेडिटेरियन सी के आसपास के कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो मेडिटेरियन सी से सीमा लगाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सूडान और साउथ सूडान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो सूडान में कौन कौन से देश इससे सीमा लगाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। और ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको याद होना ही चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जाम्बिया ने क्या किया है, अल नीनो के कारण से यहाँ पर नेशनल डिजास्टर घोषित किया गया, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। तो इसके आस पड़ोस के देश आपको याद होना चाहिए। जैसे कौन कौन से देश हैं यहाँ पर देखेंगे तो अंगोला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तंजानिया है। यहाँ पर आपको छोटा सा देश दिखेगा कौन, तो ये मोजाम्बिक है, ये जिम्बाब्वे है, ये बोत्सवाना की सीमा भी थोड़ी सी लगती है यहाँ पर जाम्बिया से। तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के देशों को कई बार ये आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट। तो अफ्रीका के मैप को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और भी जिन जिन देशों को मैंने नाम लिया है, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले ही। आर्मेनिया की राजधानी क्या है आप मुझे बताइए, और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में किस क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अजरबैजान की जिसमें जीत हुई है, अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, बाकू उसकी कैपिटल है। आर्मेनिया की कैपिटल आप मुझे बताएंगे, येरेवान है शायद, देखिएगा। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध किन क्षेत्रों को लेकर हुआ, तो ये भी आपको बताना है। याद कीजिए, जब मैंने गाइडेंस वीडियो में आपको समझाया था कि किस प्रकार से मैपिंग की जाती है, तो इसी प्रकार से की जाती है। जो चीज़ चर्चा में है झट से उसका मैप देख लो, उसके आसपास के कंट्री को नोट कर लिया, वहाँ से कर्क गुजरती है कि मकर गुजरती है कि विषुवत पर स्थित है, ये देख लिया, बस मैपिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड कॉलेजों का एक रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें IIM अहमदाबाद जो है, IIM अहमदाबाद, ये दुनिया के 25 सबसे बढ़िया बिजनेस स्कूलों में इसका नाम आया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है, ये दुनिया भर के 25 ग्लोबली अच्छे मैनेजमेंट के स्टडी वाले संस्थानों में से एक है। उसके बाद IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता जो है, ये भी टॉप 50 में आए हैं। उसके अलावा जो अलग अलग हैं उनका रैंकिंग आया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, ये हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। भारत में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किसको मिली है, तो JNU को ही मिली है। भारत सरकार भी इसको टॉप यूनिवर्सिटी मानती है, और इस पर फिल्म बन रहे हैं अजीबोगरीब से, बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो चेन्नई के जो मेडिकल कॉलेज है उनका भी नाम आया है स्टडी के मामले में 24th पोजीशन पर है ग्लोबली। तो यानी कि ये कुछ भारत के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो QS के द्वारा जारी किया जाता है। QS का रैंकिंग वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर PT में पूछता है तो आप कर ले जाएंगे। IIM अहमदाबाद को टॉप 25 ग्लोबली सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल में नाम दिया गया है। भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन हुई है, तो JNU हुई है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है WTO का एक छोटा सा रिपोर्ट है। WTO ने क्या बोला है कि जो 2024 में दुनिया भर का व्यापार जो है वो 2.6% के आसपास से बढ़ेगा, जो कि सही भी है। बस इसमें परसेंटेज को ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको डेटा वगैरह ध्यान में नहीं रखना है। यानी कि दुनिया का जो व्यापार है उसमें मांग बढ़ रहा है, कंजम्पशन डिमांड पिकिंग अप इन एडवांस इकोनॉमी यानी कि पूर्वी यूरोप, अमेरिका की इकॉनमी, कनाडा की इकॉनमी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की इकॉनमी को एडवांस इकॉनमी कहा जाता है। भारत, चीन विकासशील इकॉनमी में आते हैं। तो कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, जिसके कारण से वर्ल्ड की इकॉनमी जो है वो सही धर्रे पर चल रही है, और आने वाले समय में से ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। ये किसका रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि 2.6% के दर से वर्ल्ड की इकॉनमी बढ़ने वाली है। कौन सा रिपोर्ट है ये, तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। ये WTO के द्वारा जारी किया जाता है। WTO के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। इस टॉपिक में अगर परसेंटेज छोड़ दें, ये सब तो नहीं पूछता है यार, तो आपसे रिपोर्ट ही पूछा जाएगा, जिस रिपोर्ट का क्या नाम है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसी के लिए, रिपोर्ट के लिए मुझे आपको पढ़ाना था। बाकी परसेंटेज वगैरह कभी नहीं पूछा गया है आज तक, ये सब कभी नहीं पूछा गया। ये रिपोर्ट जरूर पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इतना बस ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।